Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक करेंगे। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d और दूसरा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इन्हीं दो टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले ये डेरिवेशन करते हैं। इस डेरिवेशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, तो उसको हम पहले डिस्कस कर देते हैं। जैसे ये एक स्फेरिकल शेल ले लें या हॉलो स्फीयर ले लें, कोई भी ले लें, स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर जिसका इनर और आउटर सरफेस का सेंटर एक ही है। अब मान लो हम यहाँ पे एक पार्टिकल रख दें और ये पूछें कि इसके वजह से ये जो हॉलो स्फीयर है इसके वजह से इस पे स्मॉल एम पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं। इसका मास हम कैपिटल एम सपोज कर लें और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर सपोज कर लें, तो जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये पार्टिकल इसके सरफेस पे हो तब भी यही होगा, लेकिन अगर ये इनर रीजन में है, देखो ये तो पूरा सॉलिड पोर्शन है, जो हॉलो रीजन है, अगर पार्टिकल उस रीजन में है, जैसे यहां पे है ये पार्टिकल, यही पार्टिकल स्मॉल एम मास का यहां पे है, तो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? दैट फोर्स F विल बी 0। यानी हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई पार्टिकल हम रखते हैं तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को इस डेरिवेशन में यूज करेंगे। अब क्यों 0 होगा, तो वो पूरा प्रूफ तो हम यहां नहीं देंगे, लेकिन उसका एक क्वालिटेटिव एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो ये स्फेरिकल शेल है, मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R, और इस शेल के अंदर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमने एक मास रख दिया। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो दो पार्टिकल वाला फार्मूला वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमने क्या कहा था, ये जो स्मॉल r है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। अगर दो स्फीयर है तो स्मॉल r ग्रेटर देन और इक्वल टू R1 प्लस R2, ये कंडीशन है। तो वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते, हाँ, लेकिन स्टिल हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो, इस स्फेरिकल शेल का एक स्मॉल रीजन ले लें, वो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये वाला रीजन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, किधर? अपने तरफ, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। अब इस शेल के इस रीजन से सेंटर से पास करता हुआ लाइन ड्रॉ कर दे और यहां से सेंटर से पास करता हुआ लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस मास के ऊपर अपने तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इधर अप्लाई कर रहा होगा। इसका फोर्स और इस वाले का फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अपोजिट इन डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड इसको प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो हम प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इस डिस्टेंस को R1 मान ले और इसका एरिया A1 ले ले।
ऐसे ही इस वाले डिस्टेंस को, इस पॉइंट मास का यहां से इस पोर्शन से डिस्टेंस r2 मान ले और इसका रेडियस a2 मान ले, एरिया a2 मान ले और ये डिस्टेंस r2 मान ले, तो इसको जियोमेट्रिकली प्रूव किया जा सकता है a1 अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 अपॉन r2 स्क्वायर। अब मास पर यूनिट एरिया अगर हम स्मॉल m मान ले, मास पर यूनिट एरिया शेल का स्मॉल m मान ले, तो एरिया मास के प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसका मास हम m1 मान ले तो m1 अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन r2 स्क्वायर। और इस पे ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अप्लाई कर रहा होगा वो कितना होगा, कैपिटल G m2, इधर का मास m2 ले रहा है और इधर का मास m1 ले रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा A1 वाला पोर्शन वो कैपिटल G m1 m अपॉन r स्क्वायर, और ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो होगा कैपिटल G m2 m अपॉन ये r1 स्क्वायर, ये r2 स्क्वायर। अब चूंकि m1 अपॉन r1 स्क्वायर इसका टू m2 अपॉन r2 स्क्वायर, ये और ये बराबर है, बाकी कैपिटल G कैपिटल M दोनों में, यानी दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, 0। हॉलो स्फीयर के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो नेट फोर्स 0 है, स्फेरिकल शेल में हमने दिखाया। अब अगर यही हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर को हम बहुत सारे स्फेरिकल शेल से बना हुआ मान सकते हैं और हर एक स्फेरिकल शेल 0 फोर्स लगाएगा इस अंदर जो पार्टिकल रखा हुआ, इस तरीके से पूरा का पूरा हॉलो स्फीयर उस पार्टिकल के ऊपर 0 ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। तो हमको ये याद रखना है, स्फेरिकल शेल के अंदर अगर कोई पार्टिकल रखा है तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम वहां पे डेरिवेशन में यूज करेंगे। अब डेरिवेशन पे आते भाई, यहां तो ये कॉन्सेप्ट हमको डेवलप करना था, ये हमने कर दिया। अब डेरिवेशन पे आते हैं, तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R, रेडियस क्या कैपिटल R और मास अर्थ का कैपिटल M। D डेप्थ पे एक पार्टिकल ले ले, यहां से D डेप्थ पे स्मॉल m मास का एक पार्टिकल ले ले, कितने डेप्थ पे भाई, D डेप्थ पे। अब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। लगाना हमको न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, कैसे अप्लाई करेंगे दिखाते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma है। तो ये रेडियस r है और ये डेप्थ d है, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया भाई, r माइनस डी। हम क्या करें, r माइनस डी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करें, एक स्फीयर कंसीडर करें, कितने रेडियस का, r माइनस डी। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है, जो अर्थ है, उसको हम 2 पार्ट में बटा हुआ मान सकते हैं, यानी 2 पार्ट से बना हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी और एक हॉलो स्फीयर ऑफ आउटर रेडियस r एंड इनर रेडियस r माइनस डी। अब इस पार्टिकल m के ऊपर जो ये वाला पोर्शन है वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, उसको अभी हमने डिस्कस किया, इसका फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो आपको एग्जाम में केवल ये लिखना होगा कि हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, इनर रेडियस r माइनस डी एंड आउटर रेडियस r
विल नॉट अप्लाई एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल m। इसको लिख के आगे बढ़ोगे, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द पार्टिकल। इस पार्टिकल के ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो F इज इक्वल टू ma। अब F लगाएगा कौन? तो ये सॉलिड वाला पोर्शन, ये अंदर वाला r माइनस डी रेडियस का जो स्फीयर है, ये फोर्स लगाएगा। और इस पे पॉइंट मास वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फोर्स होगा कितना? कैपिटल G, इसका मास हम m डैश मान लें, इसका मास क्या मान लें? m डैश। तो कैपिटल G m डैश स्मॉल m अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r माइनस डी होल स्क्वायर। जो हॉलो वाला पोर्शन है जिसका इनर रेडियस r माइनस डी, आउटर रेडियस r, वो पोर्शन कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो नेट फोर्स ये हो जाएगा इज इक्वल टू m। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज कर ले g सबस्क्रिप्ट d। सबस्क्रिप्ट d का मतलब हम डेप्थ d पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। So acceleration due to gravity at depth d is equal to capital G upon r minus d whole square into, अब हमको निकालना है m डैश, यानी इस वाले पोर्शन का मास। ये वाला जो पोर्शन है r माइनस डी रेडियस का जो पोर्शन है, उसका मास हमको निकालना होगा ना भाई, m डैश। तो पूरे का मास क्या है? कैपिटल M। पूरे का मास क्या है? कैपिटल M। तो कैपिटल M अपॉन पूरे अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा? 4π/3 कैपिटल R क्यूब। ये हो गया डेंसिटी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो गया? डेंसिटी। तो m डैश क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? इस शेडेड पोर्शन का, क्योंकि m डैश इसी का। तो इसका रेडियस क्या? r माइनस डी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4π/3 इंटू r माइनस डी क्यूब। 4π/3 कैंसिल आउट हो गया। r माइनस डी होल स्क्वायर, दो पावर यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर बचेगा। तो अब बचा क्या? उसको हम लिखते हैं। सो जो पोर्शन बच रहा है वो हो गया g एट डेप्थ d इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r क्यूब है। ये r क्यूब को r स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं, और वहां पे क्या बचेगा? r माइनस डी इज इक्वल टू, पहला डेरिवेशन हमने किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो क्या था? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो इस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस अपॉन r इंटू r माइनस डी। अब इस r को ब्रैकेट के अंदर भेज दें, तो ये हो गया g इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई r। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d का फार्मूला। यानी अब यहां से हम देखें तो अगर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहें तो सरफेस पे d का वैल्यू क्या होगा? 0। भाई अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, तो हम क्या करेंगे? d इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और d इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो g आ जाएगा। सेंटर पे हम निकालना चाहते हैं
तो सेंटर पे जब हम जाएंगे तो डेप्थ किसके बराबर हो जाएगा भाई, रेडियस के बराबर, और रेडियस के बराबर हो जाएगा तो r अपॉन r 1 माइनस 1 0, यानी g इंटू 0 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0, ये हो। तो इस फार्मूले में कोई कंडीशन नहीं है, हम d के किसी वैल्यू के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पे। सो वीडियो को आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, और इस पे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो थोड़ा सा टफ बनाने के लिए कोशिश हम करेंगे, लेकिन फार्मूला बहुत ही सिंपल है तो प्रॉब्लम भी सिंपल बनेगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of Earth is 10 meter per second square and radius of Earth is 6400 kilometer. Find out first question, acceleration due to gravity at depth 1600 kilometer. Second question, depth at which g is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन दिया। पहले ये पूछा कि 1600 किलोमीटर डेप्थ पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और दूसरे में पूछा कि किस डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2.5 होगा। दोनों सिंपल प्रॉब्लम। पहले फर्स्ट पार्ट को करते, g एट डेप्थ d इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाई r। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो g दिया हुआ 10, और ये हमको निकालना g एट डेप्थ d, वो 1600 किलोमीटर दिया, 1 माइनस 1600 अपॉन 6400। ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4। सो 10 इंटू 3/4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 7.25। भाई ये 4 से डिवाइड करेंगे 2.5, सो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लेते हैं 30/4, सो 4 7 28, 2.5, ठीक है। सो दिस इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट करा, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं।
तो सेकेंड पार्ट करा कि किस डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2.5 होगा, तो ये दिया हुआ हमको 2.5 इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। अभी ये वैल्यू आर का नहीं पुट कर रहे हैं, इसको नीचे लेते हैं तो ये होगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। सो डी बाई आर इज इक्वल टू 3/4। So D is equal to 3/4 R. R है 6400 किलोमीटर। So इससे डिवाइड करेंगे 16 इंटू 348 100 किलोमीटर 800 किलोमीटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। चलते भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम करते फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। radius of earth is capital R. Find out the height at which acceleration due to gravity is same as at depth। First question 0.998 R। Second question at depth, ये गड़बड़ दे दिया, at depth 0.002 R and second problem at depth 0.75 R। तो कह रहा है जैसे फर्स्ट पार्ट को हम देखें, दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या वो हम डिस्कस करते हैं। ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है। अब कह रहा है कि ये डेप्थ हमको दिया हुआ, ये मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू कुछ होगा। कह रहा है कि किस हाइट पे यही वैल्यू होगा, किस हाइट पे यही वैल्यू होगा जी का, जो इस डेप्थ डी पे है। वो डेप्थ आपको गिवन है, तो इस डेप्थ डी पे है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट एच पे होना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, या दोनों पार्ट के लिए स्टार्ट हम ऐसे करेंगे। G at height h is equal to G at depth d। अच्छा, G at depth d का फार्मूला अप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G मान ले तो 1 माइनस डी बाई आर, ये होगा। अब G at height h क्या लिखे, तो हमारे पास दो फार्मूला है। एक तो फार्मूला G इन ब्रैकेट 1 प्लस h टू द बाई r टू द पावर -2, ये जनरल फार्मूला किसी के लिए भी लग सकता है। तो ये हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं G 1 माइनस 2h बाई r। ये कंडीशनल है जब h का वैल्यू बहुत कम होगा।
अब कौन सा फार्मूला यहां हम लिखें, तो कौन सा फार्मूला यहां पे लिखें, इसके लिए ये फार्मूला चूज करेंगे। वैसे यहां से स्टार्ट करेंगे तब भी यही फार्मूला आएगा, क्योंकि जो डेप्थ का वैल्यू है वो बहुत कम है। आप डेप्थ का वैल्यू देखो तो ये है इज इक्वल टू r बाई 500, तो जो d का वैल्यू है वो बहुत कम है, तो d बाई r का वैल्यू क्या होगा 1/500, और 1/500 1 से बहुत स्मॉल है। अगर ऐसा है इसका मतलब डेप्थ का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, और डेप्थ का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे और ये होगा g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई r। ये g और g कैंसिल आउट हो गया, फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 1 कैंसिल आउट होगा, फर्दर सॉल्व करोगे तो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्दर r कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू d बाई 2। अब d के वैल्यू को पुट कर दे तो ये है 0.002 r बाई 2, यानी h हो गया r बाई 1000, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 r। तो h का वैल्यू बहुत ही स्मॉल आया, यानी हमने ये फार्मूला करेक्ट अप्लाई किया है, क्योंकि हमने ये फार्मूला क्या सोच के अप्लाई किया कि h का वैल्यू स्मॉल होगा और h रियली स्मॉल आया, यानी हमारा अप्रोच करेक्ट था और यही इसका आंसर होगा। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखें, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, जो डेप्थ है बहुत लार्ज है, और डेप्थ लार्ज है तो हाइट भी लार्ज होगा, और हाइट लार्ज होगा तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, g इन ब्रैकेट 1 प्लस h बाई r टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाई r। अब वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ये सिंप्लीफिकेशन करें तो g से g क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। अब d के वैल्यू को पुट करें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस h बाई r टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 1 माइनस 0.75 r अपॉन r 0.75, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.25, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4, यानी 1 प्लस h बाई r टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 2। दो नंबर सेम, पावर सेम तो बेस भी सेम होगा, यानी 1 प्लस h बाई r इज इक्वल टू 2। भाई समझ में आ रहा है ये कैसे किया, या तो इसको इधर लेते जाओ, इसको इधर लेते जाओ तो ये आ जाएगा 1, इसको इधर ले जाओ, देखो इसको एक और तरीके से कर सकते, इस टर्म को इधर लेते गए तो ये क्या हो गया 1 प्लस h बाई r टू द पावर 2, पावर निगेटिव है तो इधर आगे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर लेते जाओ तो 2 टू द पावर 2, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है भाई, दो नंबर इक्वल हैं और दोनों का पावर सेम है तो दोनों का बेस भी सेम होगा, ऐसे यूज किया। तो यहां फर्दर हम सॉल्व करें तो क्या आ रहा है भाई, h इज इक्वल टू r, यानी जो हाइट होगा r होगा, r हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही होगा जो कि 0.75 r डेप्थ पे होगा। तो ये हो गया हमारे दो प्रॉब्लम्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d से रिलेटेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए आप वीडियो को 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
पर रोटेशन का क्या इफेक्ट है। अभी तक जो भी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फार्मूले डिराइव किए उसमें अर्थ के रोटेशन को हमने जीरो किया या अर्थ के रोटेशन को नेग्लेक्ट किया। हमने ये माना कि अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो उस केस में कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे। सो हेडिंग हमारा नेक्स्ट हेडिंग एक्सेलरेशन नहीं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन on acceleration due to gravity। तो अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट है ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने हेडिंग लिख दिया। अब हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये सपोज कर लो अर्थ अपने एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये इसका इक्वेटर है। कोई पार्ट पोजीशन P ले लें या कोई प्लेस P ले लें, यानी अर्थ के सरफेस पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे दिया ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अंडरस्टूड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे निकाल रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे रोटेशन का इफेक्ट लेके। तो देखो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा होगा। एक तो अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा टुवर्ड सेंटर, एक फोर्स ये लगेगा, इसको हम F नाम दे दें। और दूसरा अर्थ पे बैठ के अगर इस पार्टिकल को देख रहे हैं तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में और वो इधर लगेगा। तो ये क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पे r क्या है, जिस रेडियस पे ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा। पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे जब अर्थ रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगेगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम इस पे लगाएंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अब F क्या होगा भाई, दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। एक F ग्रेविटेशनल, F G से रिप्रेजेंट कर दे, या इसको F रहने दे और इसको F नेट लिख दे। नेट एक्सटर्नल फोर्स इसका टर्म है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F नेट क्या होगा, उसको हम यहां लिख रहे हैं अंडर रूट। अब वो लिखने के लिए करना क्या होगा, इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लें, तो ये एंगल थीटा होगा, और इन दोनों फोर्स के बीच का ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। सो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई, F स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर प्लस 2F इंटू m ओमेगा स्क्वायर r कॉस 180 माइनस थीटा। ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m।
अब ए को मान ले जी थीटा, हमको निकालना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एंगल थीटा, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर से ये रेडियस वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इक्वेटर पे लैटिट्यूड 0 होगा और पोल पे लैटिट्यूड 90 डिग्री होगा। ये सारी चीजें आपने जियोग्राफी में पढ़ी होगी। सो ये जो थीटा बेटा क्या है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अगर एग्जाम में फिगर बना दे तब तो आप पकड़ लोगे थीटा क्या है, अगर लैंग्वेज में लिखा तो ये क्या है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, या फिर एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विद इक्वेटर, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, यहां पे f के वैल्यू को पुट करें और f क्या होगा, यहां हम आपको दिखा रहे f इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g, तो ये हो गया mg। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा इस पार्टिकल के ऊपर वो mg हो गया, जहां पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसको हम mg लिखेंगे, ये f नेट ये ऐसे होगा mg। सो अंडर रूट ये हो गया m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 r स्क्वायर प्लस 2 f को लिखेंगे mg इंटू m ओमेगा स्क्वायर r, तो ये m स्क्वायर होगा क्योंकि यहां भी m आ रहा है, mg ये हो गया mg इंटू m स्क्वायर g ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू m g एट लैटिट्यूड थीटा। यहाँ पे m स्क्वायर कॉमन हो रहा, बाहर निकलेगा तो m बनेगा और m बनेगा तो ये m कैंसिल आउट होगा। भाई बात समझ रहे हो हमारी, m स्क्वायर कॉमन है तो रूट के बाहर निकलेगा क्या बनेगा, m बनेगा, तो m से m कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो गया भाई, g थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 r स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। किस टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये वाला टर्म नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है, देखो ओमेगा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगा। ओमेगा का वैल्यू, भाई ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, वो क्या 24 आवर्स, आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो 3600। तो ये हम देखें तो ओमेगा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। यद्यपि आर स्क्वायर लार्ज क्वांटिटी होगा क्योंकि आर ये है और आर का जो वैल्यू होगा 0 से कैपिटल आर तक वैरी करेगा। अगर ये इक्वेटर पे हो गया तब तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कैपिटल आर। अगर हम ऐसे पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगा। तो इस तरीके से हम देखें कि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसका पावर 4 लेंगे तो वो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होगा और इसका प्रोडक्ट विल बी वेरी वेरी लेस। सो इसके आगे हम लिखेंगे एज ओमेगा इज
very very less than 1, neglect omega to the power 4 into r square। इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू इससे बहुत स्मॉल होगा। चूंकि ओमेगा का वैल्यू 1 से बहुत स्मॉल है, तो ये जो पावर 4 वाला वैल्यू है ये इससे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो पावर 4 वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर क्या आ गया, जी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ये वाला वैल्यू हमने g से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी स्क्वायर यहाँ पे g। स्मॉल आर को फिगर से देखें तो जो ये स्मॉल आर है वो कैपिटल आर कॉस थीटा होगा। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर होगा कैपिटल आर कॉस थीटा, तो इनटू कैपिटल आर कॉस थीटा। स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां जी स्क्वायर है अंडर रूट। अब ये जी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आ गया तो जी बनेगा, अंदर क्या आ गया भाई, अंडर रूट 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। अब जैसा हमने पहले ही बताया था कि ओमेगा स्क्वायर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, यानी ये जो वैल्यू होगा ये 1 से बहुत स्मॉल होगा, और 1 से बहुत स्मॉल होगा तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी टू द पावर हाफ। भाई रूट का मतलब यही हुआ ना, टू द पावर हाफ। और चूंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम इस पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो g एट एंगल थीटा इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो g एट एंगल थीटा इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा। अगर हमको ओमेगा दिया है, अर्थ के रोटेशन को कंसीडर करना है, तो g का वैल्यू थीटा के साथ इस तरीके से चेंज करेगा। तो g इक्वेटर क्या होगा भाई, g इक्वेटर इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू 0 होगा, इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये 1 हो गया, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और g पोल क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू 90 होगा तो वो 0 हो जाएगा, g ये आ जाएगा आंसर। यानी अर्थ के रोटेशन का इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा और पोल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पोल पे g का वैल्यू वही रहेगा। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अब इस पे
न्यूमेरिकल्स एक दो प्रॉब्लम करते हैं। सो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं पूरा का पूरा। और प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड लेंथ of a day if acceleration due to gravity is 0 on equator of अर्थ। अर्थ के इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, तो फिर लेंथ ऑफ डे क्या होगा? इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था, फाइंड लेंथ ऑफ अ डे इफ apparent weight becomes 0 on the equator of earth। क्या भाई? if apparent weight becomes 0 on the equator, तो वेट कब 0 होगा? जब जी 0 होगा, और जी 0 होगा तो हमको लेंथ ऑफ डे यानी टाइम पीरियड निकालना है। तो हम फार्मूला ये यूज करेंगे, जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इसको हमने 0 पुट कर दिया, इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया भाई? अंडर रूट जी बाई आर। अब इस ओमेगा का वैल्यू अप्रोक्सीमेट जब जी और आर को पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 0.00125। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बता रहे हैं। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई अंडर रूट ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते आर बाई जी। ये डायरेक्ट फार्मूला होगा, ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया। अदरवाइज ओमेगा का ये वाला वैल्यू पुट किया तो ये आ गया, ओमेगा का ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो टाइम पीरियड है टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 84.6 मिनट्स, ये वैल्यू होगा। यानी ओमेगा होगा 0.00125 रेडियन पर सेकेंड। क्या भाई? रेडियन पर सेकेंड। और टाइम पीरियड होगा 84.6 मिनट्स। 84.6 मिनट्स का मतलब क्या होगा? इसको 60 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और आवर्स में कन्वर्ट करोगे ये तो करीब करीब 1 आवर 24.6 मिनट्स, ये वैल्यू आता है, ये आंसर आता है। तो चूंकि एक ही टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारा सफिशिएंट है। ये याद रखना है, इक्वेटर पे रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, यानी रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा घटेगा और पोल पे एकदम नहीं घटेगा। और किसी लैटिट्यूड थीटा पे निकालना होगा तो फार्मूला हम यूज करेंगे, जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर लैटिट्यूड 60 डिग्री पे पूछ रहा है तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके हम ओमेगा निकाल सकते, टी निकाल सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं क्लास को।
आपको क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और रिकमेंड करिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।